आज हम सबसे पहले आपको 3 तरह के लोगों के बारे में बताना चाहते हैं। इस समय हमारा देश 3 वर्गों में बटा हुआ है। पहला वर्ग, जिन लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनों को, अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है, जिनके परिवार में कोई ना कोई इस दौरान मारा गया है, उनके लिए ये एक महामारी है। दूसरा वर्ग, जो अस्पताल से ठीक होकर अपने घर लौट आए हैं, जिंदा बच गए हैं, उनके लिए ये महामारी नहीं, ये एक बीमारी है। और तीसरा वर्ग, जिन्हें यह संक्रमण हुआ ही नहीं है, जो सिर्फ टीवी पर यह जानकारी देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ना तो यह महामारी है, ना ये बीमारी है, ये सिर्फ एक कलाकारी है। और ये जो तीसरा वर्ग है, ये पूरे देश में, चाहे ये किसी भी श्रेणी के लोग हों, ये पूरे देश में कलाकारी कर रहे हैं। इस समय भारत में जो स्थिति है, उसमें मीडिया के लिए शमशान घाट पर धधकती हुई चिताओं को दिखाना बहुत आसान काम है। कोरोना मरीजों के परिवारों को अस्पतालों के बाहर, शमशान के बाहर रोते बिलखते दिखाना भी बड़ा आसान काम है। मरीजों से भरे अस्पतालों को दिखाना भी बहुत आसान सा काम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और सारे न्यूज़ चैनल और अखबार आपको ये दिखा भी रहे हैं, आपको घबराहट में भी डाल रहे हैं। लेकिन हमने ये तय किया है कि हम व्यवस्था की खामियां तो दिखाएंगे, व्यवस्था की खामियों पर चोट भी करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि कहां कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और आपकी मदद भी करेंगे। आप कौन सी दवा कहां से ले सकते हैं, कौन कौन सी नई दवाइयां बाजार में आ रही हैं, भविष्य में आप वैक्सीनेशन कहां से करवा सकते हैं, मदद के लिए कहां जा सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो आप घर बैठे कैसे कोई खास योगासन करके या अपने घरेलू कोई नुस्खा इस्तेमाल करके कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो कहां आपको ऑक्सीजन मिल सकती है। यानी हम आपको समस्याएं तो बताएंगे, लेकिन साथ ही उनका समाधान भी बताने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि इस दौरान हम देश में, समाज में और आपके परिवार के अंदर, आपके मन के अंदर डर ना फैलाएं। हम समस्या भी बताएंगे और आपको समाधान भी बताएंगे। इसलिए जी न्यूज़ की जो कवरेज होगी अब बाकी के मीडिया से बिल्कुल अलग होगी। हम समस्या के बारे में भी बताएंगे और आपको समाधान के बारे में भी बताएंगे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि हम आपको डिप्रेशन में ना डाल दें। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम आपके मन में वो विश्वास जगाना चाहते हैं जिससे आप इस बात को समझ सकें कि आप कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हैं और आखिर में जीत आपकी ही होगी। तो आज की जो सबसे बड़ी और शुभ खबर है वो ये है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक नई दवा को मंजूरी दे दी है। यानी अब एक नई दवा बाजार में आने वाली है और इस दवा का नाम है वेराफिन। इसलिए आपको इस दवा के बारे में आज सबसे पहले जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी दवा जब आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी उम्मीद लेकर आती है। फिलहाल हमारे देश में जो 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन आपको लगाई जा रही हैं, उन्हें कोरोना संक्रमित मरीजों को नहीं लगाया जा सकता। ये वो वैक्सीन है जो संक्रमण से पहले आपको लगाई जानी है। ये संक्रमण को होने से रोकती हैं, आपको बचाती हैं। लेकिन जब संक्रमण हो चुका है तब आप क्या करेंगे? यानी जो व्यक्ति अब तक संक्रमित नहीं हुए हैं या फिर जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, आए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, वही व्यक्ति ये वैक्सीन लगवा सकते हैं जो अभी तक 2 वैक्सीन लग रही हैं। ये वैक्सीन उन लोगों के लिए नहीं है जो अब नई आई है, जो वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन ये दवा कोरोना मरीजों के लिए है। अब जो नई दवा आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि नई दवा कोरोना के मरीजों पर कैसे असर करती है। इसे जाइडस कैडिला नाम की एक कंपनी ने बनाया है, जो भारत की ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और इस कंपनी ने यह जानकारी दी है कि मॉडरेट केसेस, यानी मध्यम श्रेणी के मामलों में अगर यह दवा मरीज को समय रहते दे दी जाए तो इससे वायरस के असर को बहुत कम किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है और मरीज तेजी से ठीक होने लगता है। भारत में इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल 20 से 25 केंद्रों पर हुआ है और कुल 250 मरीजों को यह दवा दी गई, जिनमें से 91.15% मरीज सिर्फ 7 दिन में ठीक हो गए। 7 दिनों के बाद जब इन मरीजों का RT-PCR टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आई। इसके अलावा इस दवा को लेने के बाद मरीजों को
56 घंटे ही ऑक्सीजन देनी पड़ी, जबकि मॉडरेट केसेस में मरीजों को औसतन 84 घंटे के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस दवाई के बाद 56 घंटे के लिए जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की। इसका मतलब यह है कि यह दवा फेफड़ों में फैले संक्रमण से भी लड़ने में कारगर हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि यह दवा किन लोगों को दी जाएगी। तो कंपनी ने यह बताया है कि यह दवा 18 साल से ऊपर के लोगों को दी जा सकती है और इसे सिरिंज से शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। यानी ये एक वैक्सीन है। यानी जैसे अभी बाकी की वैक्सीन लग रही हैं, वैसे ही ये वैक्सीन भी लगाई जाएगी। और इस वैक्सीन की एक डोज मरीज के लिए काफी होती है और वो 7 दिनों में इस एक डोज के बाद रिकवर हो जाता है। तो जो पहली बड़ी बात है जो आपको समझने की है वो ये कि अभी तक जो आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगा रहे हैं वो संक्रमण से पहले लगाई जाती है, वो संक्रमण के बाद नहीं लगाई जा रही। और ये जो दवाई आई है ये संक्रमण के बाद जो कोरोना वायरस के मरीज हैं ये उनके लिए है। तो अगर मान लीजिए आपको संक्रमण हो चुका है तब ये दवाई आपको दी जाएगी और इस कंपनी का दावा है कि 7 दिनों के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दवा कब से उपलब्ध होगी, कैसे मिलेगी। तो मई के महीने की शुरुआत में यह दवा मरीजों को मिल सकती है। अब आपका अगला सवाल होगा यह दवा मिलेगी कहां। तो इस कंपनी ने यह दवा अस्पतालों को उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आपको अस्पतालों में मिलेगी और अस्पतालों में मरीजों को यह दवा तभी दी जाएगी जब डॉक्टर इसे लगाने की सलाह देंगे। तो आप जिस भी अस्पताल में जाते हैं वहां अगर डॉक्टर इस दवा के बारे में लिखते हैं आपको, तब आपको यह वैक्सीन दी जाएगी। यह वैक्सीन कितने की होगी अभी यह तय नहीं हुआ है। इसे बनाने वाली कंपनी के मुताबिक अगले 5 से 6 दिनों में इसकी कीमत तय कर ली जाएगी। हालांकि आज इस दवा को मंजूरी मिलने के साथ ही हमें एक डर और भी सता रहा है और वो ये कि कहीं इस दवा की भी कालाबाजारी शुरू ना हो जाए। जैसे आजकल रेमडेसिविर दवा के साथ हो रहा है, उसकी भी कालाबाजारी हो रही है। इस नई दवा को, ये जो रेमडेसिविर है, इस दवा को पिछले साल इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई थी। लेकिन जैसे ही देश में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई। यह एक एंटीवायरल दवा है जिसकी एक डोज की कीमत 899 रुपए से 5400 रुपए तक है। लेकिन ब्लैक मार्केट में ये 20-20 हजार रुपए में आजकल मिल रही है। सोचिए हमारे देश में कुछ लोग कैसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। पिछले कुछ दिनों में पुलिस इस दवा की कालाबाजारी कर रहे कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग इससे बाज नहीं आ रहे हैं। हम इन लोगों को यह कहना चाहते हैं कि इन्हें हरियाणा के जींद के इस चोर से सीख लेनी चाहिए जिसने जिला अस्पताल से वैक्सीन की 1700 डोज चुरा ली थी अनजाने में। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि चुराए गए सामान में वैक्सीन्स भी हैं तो इस चोर ने इंसानियत दिखाते हुए ये वैक्सीन एक चाय की दुकान पर छोड़ दी और अपने हाथ से एक नोट लिखकर छोड़ दिया जिसमें लिखा था, सॉरी मुझे पता नहीं था कि ये कोरोना की दवाई है। तो आज इस चोर से भी आप ईमानदारी सीख सकते हैं और आज दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे लोगों को इस चोर से सीखना चाहिए कि इंसानियत क्या होती है। आज इस नई दवाई वेराफिन को लेकर हमने जाइडस कैडिला के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की, जिन्होंने हमें बताया कि इसके इस्तेमाल से कोरोना मरीजों की रिकवरी तेज हो सकती है। वेराफिन एक एंटीवायरल ड्रग है। ये वायरस को न्यूट्रलाइज करता है और रिमूव करता है। हमने दिखाया है कि इसका पोटेंसी बहुत हाई है, तो एज सून एज हम वायरस को एलिमिनेट कर सकते हैं तो ये बराबर है कि उसके बाद ऑल सिम्टम्स भी कम होंगे। और अर्ली यूज ऑफ ये ड्रग के कारण वी हैव शोन कि ये बेनिफिट देख सकते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर ऑल पेशेंट्स इंक्लूडिंग द जॉब ऑफ द ड्रग विच इज टू रिड्यूस वायरस टाइटर। ये ड्रग लास्ट 20-30 साल से अप्रूव्ड है ग्लोबली। इसके कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट ये ट्रायल में भी नहीं देखने को मिले और आगे हमने मोर देन 3000 लोगों पे ये ड्रग यूज किया है इंडिया में, उधर भी कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले। रेमडेसिविर एक हॉस्पिटलाइजेशन वाला ड्रग है, इसको हमको हॉस्पिटल में जाके देना पड़ता है। ये और वो 6 दिन देना पड़ता है। ये मेडिसिन एक ही डोज है एंड इट कैन बी गिवन to any patient by any doctor in any clinic or any other setting. Doesn't need to be in
हॉस्पिटलाइजेशन नहीं जरूरत है इसके लिए। ये ड्रग नेक्स्ट 10 दिन के बाद मिलना चालू होगी। अभी हम उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हमारा अर्ली रिस्पॉन्स ऐसा रहेगा कि हम की इन्फेक्शनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास जाएंगे जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनसे ये ड्रग का डिटेल समझाएंगे एंड स्लोली इसका यूजेज हम बढ़ाएंगे। अभी ज्यादा उत्पादन नहीं है। अभी नेक्स्ट 40 दिन के लिए हमारे पास सिर्फ 1 लाख पेशेंट के लिए देने लायक ये होगा मई और जून में। जुलाई के बाद हमारे पास 10 से 12 लाख या और भी पेशेंट को देने के लिए दवाई होगी। तो अभी नेक्स्ट 45 डेज तक ये दवाई इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होगी। इसीलिए हम थोड़े ही सेंटर में, थोड़े ही हॉस्पिटल में, थोड़े ही डॉक्टर्स के पास जाके इसका यूज करेंगे तो इससे कारण कि इसका नेगेटिव यूज ना हो जाए। सो ये हमारा अभी प्राइसिंग क्लियर नहीं हुआ है। इन नेक्स्ट 5 से 7 दिन में इसका होगा। हमने रेमडेसिविर जब दवाई लॉन्च की थी, हमारी ये दवाई सबसे सस्ती दवाई थी और है आज भी। और हमारा यही इरादा है कि इस ड्रग को भी हम करंट ट्रीटमेंट जो है उससे सिग्निफिकेंटली कम प्राइस में लाने का ट्राई करेंगे। एज आई सेड, ये ड्रग का इतना बेनिफिट है कि ये एक ही डोज है, एक ही इंजेक्शन देना है और कुछ नहीं है। इट कैन बी गिवन विद स्टेरॉइड, विद रेमडेसिविर, विद एनी अदर मेडिसिन लाइक विटामिन्स एंड ऑल। सो हमारा ये प्रयास है कि हम इसको हाईली अफोर्डेबल बनाएंगे कंपेयर टू द करंट ट्रीटमेंट्स लाइक रेमडेसिविर एंड अदर्स। अब आपको आज हुई एक अभूतपूर्व बैठक और अभूतपूर्व घटना के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के मौजूदा हालात पर समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे जो राज्य कोरोना वायरस से इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और यह बैठक इसलिए बुलाई गई थी ताकि इसमें कोई रणनीति केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर बना सकें। इस बैठक में कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इस मीटिंग के दौरान कहे गए अपने बयान का लाइव टेलीकास्ट कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें टोका और इस पर अरविंद केजरीवाल को बाद में माफी मांगनी पड़ी। और ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सरकारी प्रोटोकॉल कहता है कि इस तरह की बैठकों में हुई चर्चाओं को संवेदनशील मानकर लाइव टेलीकास्ट कभी नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्लोज डोर बैठकें होती हैं। अब तक सभी मुख्यमंत्रियों ने इसे फॉलो किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस प्रोटोकॉल को तोड़ दिया और बैठक में उन्होंने जो भी बातें प्रधानमंत्री के साथ कही, उसका सीधा प्रसारण उन्होंने बिना किसी को बताए एक न्यूज चैनल पर कर दिया, एक न्यूज एजेंसी पर कर दिया, जिसके बाद इस बैठक का लाइव प्रसारण न्यूज चैनलों के जरिए आप तक भी पहुंच गया। यानी पहले अरविंद केजरीवाल ने इसका लाइव टेलीकास्ट एक न्यूज एजेंसी पर किया और उस न्यूज एजेंसी के जरिए देश भर के न्यूज चैनल्स पर यह लाइव चलने लगा और लोगों ने देखा कि बैठक में चल क्या रहा है, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। हालांकि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल इस बैठक को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसका टेलीकास्ट कर रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री को यह बात पता चली, प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को बीच में ही टोका और जैसे ही जब प्रधानमंत्री ने उन्हें टोका तो फिर अरविंद केजरीवाल ने बिना देर किए माफी भी मांग ली। और यह पूरा वाकया कैसे हुआ उसकी वीडियो क्लिप जो है वो बाहर आ गई है। तो आज आप भी देखिए कि मुख्यमंत्रियों की और प्रधानमंत्री के बीच एक क्लोज डोर बैठक हो रही है और अरविंद केजरीवाल ने लाइव टेलीकास्ट करके उस बैठक को, आप ऐसा कीजिए, ऐसा समझ सकते हैं कि लीक कर दिया। और प्रधानमंत्री को पता चला कि ये जो बैठक है इसका वीडियो तो कहीं बाहर लीक हो रहा है। तब उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टोका और उसके बाद तब केजरीवाल ने इसे रोका। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है।
कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे सर। सर मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से हैं और वो नई तरह की राजनीति करते हैं, भविष्य की राजनीति करते हैं, और उनका राजनीति करने का जो तरीका है वो पुराने जो पारंपरिक तरीके हैं राजनीति करने के, उससे बिल्कुल अलग है। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया था वो भी बिल्कुल नए तरीके से किया था, और उसके बाद उनकी पार्टी ने जब चुनाव जीता दिल्ली में, वो भी एक अलग तरीके से उन्होंने चुनाव जीता, और उनकी रणनीति, उनकी सोच, हर चीज़ बिल्कुल अलग तरीके की होती है। और आज की जो ये बैठक थी, इससे पहले परंपरा यही होती थी कि जब क्लोज डोर बैठकें होती हैं इस तरह की, वो जनता के लिए नहीं होती। बाद में एक प्रेस रिलीज देके बता दिया जाता है कि किसने क्या कहा और इस बैठक में क्या तय हुआ, लेकिन बैठक के अंदर लोग खुलकर अपनी बात जो रखते हैं वो कभी भी जनता के कंजम्पशन के लिए बाहर नहीं लाई जाती, क्योंकि ऐसी बैठकों में बहुत तरह की बातें होती हैं जो कि सबके साथ सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो ऐसा पहली बार हुआ, और ये पहली बार जो नया आइडिया आया ये भी अरविंद केजरीवाल को ही आया कि क्यों ना इस बैठक का लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए। बस इसमें गड़बड़ थोड़ी ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में किसी को बताया नहीं और उन्होंने किसी की इजाजत नहीं ली, और उन्होंने सोचा कि बस मुझे पता चलेगा, मैं चुपचाप इसका लाइव टेलीकास्ट कर देता हूं, और उन्होंने वही किया। वो उस समय बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, बहुत विनम्रता से प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे थे, और जब उन्होंने ये जो वीडियो का लाइव टेलीकास्ट किया उस समय उनका जो भाषण चल रहा था, यकीन मानिए वो बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, और देश का कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें उस समय ये बातें कहते हुए सुन लेगा तो वो यही सोचेगा कि हमारा मुख्यमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। देखिए अरविंद केजरीवाल को कितना दुख है इस पूरे मामले का, अरविंद केजरीवाल कितने आहत हैं कि लोग मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और अरविंद केजरीवाल की जो सोच है वो कितनी नई है, कितनी सकारात्मक है, कितनी सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच है। और शायद अरविंद केजरीवाल ने यही सोचकर इसका लाइव टेलीकास्ट किया होगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस देश के जनता के सामने शानदार तरीके से आना चाहिए। तो ये जो उनका लाइव टेलीकास्ट था, ये यकीन मानिए हजारों विज्ञापनों पर भारी पड़ेगा। वो कितना भी पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर लेते, लेकिन जो आज उन्होंने इस लाइव टेलीकास्ट में बातें कही प्रधानमंत्री मोदी के सामने, उसका मकसद यही है और उसका इंपैक्ट भी यही होगा कि हजारों लाखों विज्ञापनों से ज्यादा इफेक्टिव उनकी ये बात रही जो उन्होंने आज इस बैठक में बोली है। और वो सोच कर गए होंगे कि उन्हें इस बैठक में क्या बोलना है, क्योंकि पूरी बैठक में सिर्फ वही जानते थे कि इस बैठक का लाइव टेलीकास्ट होगा, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट वो खुद कर रहे थे, बाकी तो किसी को पता ही नहीं था कि इस बैठक का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और इसलिए उन्होंने अपने लिए बहुत शानदार लाइनें लिखी, और उन्होंने देश की जनता को और दिल्ली की जनता को ये बता दिया कि वो कैसे जनता के साथ हैं, कैसे जो मृत्यु हो रही है लोगों को जो बेड नहीं मिल रहे हैं, परेशानी हो रही है, उसकी वजह से वो कितने आहत हैं, और उनके पास इस पूरे कोरोना काल में जो समस्याएं आ रही हैं उसे लेकर उनके पास सॉल्यूशन क्या है और उनके पास क्या नए नए आइडियाज हैं। ये सब उन्होंने अपने 5-6 मिनट के इस परफॉर्मेंस में पूरे देश को बता दिया। अब बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस प्रोटोकॉल को तोड़ा है। ये बिल्कुल सही बात है कि अब तक की जो परंपराएं रही हैं उसमें किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो इसी बात के लिए जाने जाते हैं, जो पहले किसी ने नहीं किया वो अरविंद केजरीवाल करते हैं, क्योंकि वो नए जमाने के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब उन्होंने जिस परंपरा की शुरुआत कर दी है, ये भी एक नई परंपरा है, और अब ये देश की राजनीति को एक नए युग में लेकर जाएगी। इसके बाद कभी कोई प्रधानमंत्री
किसी मुख्यमंत्री से खुलकर शायद बात ना कर पाए, कभी दो मुख्यमंत्री आपस में खुलकर बात ना कर पाए, कभी दो नेता किसी क्लोज डोर मीटिंग में आपस में बात ना कर पाए, क्योंकि उन्हें यही लगता रहेगा कि कहीं अब एक नेता दूसरे नेता की रिकॉर्डिंग ना कर ले, कहीं एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री की रिकॉर्डिंग ना कर ले, और कहीं इस पूरी बैठक को एक मंच की तरह कोई नेता इस्तेमाल ना कर ले। तो ये भी एक नए तरीके की राजनीति है। आप तो जानते हैं आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो नेताओं के जो तरीके हैं वो भी धीरे धीरे अब बदल रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल ने उसी नई राजनीति का एक दरवाज़ा खोल दिया है, जब उन्होंने इस तरह की मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट पहले अपने दफ्तर से एक न्यूज़ एजेंसी को दिया। न्यूज़ एजेंसी की जो फीड थी वो सारे न्यूज़ चैनल्स में जाती थी, और जैसे ही न्यूज़ चैनल्स ने देखा कि इस बैठक का तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, न्यूज़ चैनल्स ने बिना सोचे समझे उन्होंने भी इस लाइव टेलीकास्ट को अपने चैनल पर जगह दे दी। और अरविंद केजरीवाल बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो जानते थे, और उन्होंने अपने दफ्तर में बैठे बैठे इस बैठक का भी इस्तेमाल कर लिया, और उन्होंने सारे न्यूज़ चैनल्स का भी इस्तेमाल कर लिया अपनी बात देश तक पहुंचाने के लिए। अब हो सकता है आने वाली बैठकों में बाकी के मुख्यमंत्री भी इसी मॉडल को फॉलो करने लगे। और आज की इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बड़ी बातें कही। पहली, अगर सभी सरकारें एक राष्ट्र के रूप में काम करेंगी, एक टीम के रूप में काम करेंगी, तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। संसाधन बहुत हैं, लेकिन एकता की कमी है। दूसरी बात, राज्य सरकारों को दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि राज्यों में कालाबाजारी हो रही है। तीसरी बात, केंद्र सरकार अब तक राज्य सरकारों को वैक्सीन की 15 करोड़ डोज मुफ्त में उपलब्ध करा चुकी है। आखिरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भारतीय रेल और भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है, और ये दोनों ही अब ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। आज इसकी कुछ तस्वीरें भी आ गई हैं। पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में भारतीय वायुसेना के 3 एयरक्राफ्ट्स ने ऑक्सीजन टैंकरों को वहां से एयरलिफ्ट किया है, और वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। फिलहाल वायुसेना के विमान देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के टैंकर्स पहुंचा रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई के मिशन में तेजी लाकर हालात को नियंत्रण में लाया जा सके। इसके अलावा मालगाड़ियों की भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, और ट्रेनों के जरिए अब ऑक्सीजन टैंकरों को अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा रहा है, ताकि ऑक्सीजन की कमी के संकट को कम किया जा सके। यानी अब रेलवे और भारतीय वायुसेना दोनों मिलकर मौजूदा परिस्थितियों में देश के लिए संकट मोचक बन गई है। इसलिए आपको भारतीय रेल और इंडियन एयरफोर्स का भी धन्यवाद देना चाहिए। तो अब ऑक्सीजन आपके पास सड़क मार्ग से पहुंचेगी ट्रकों के जरिए, रेल मार्ग से पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए, और हवाई मार्ग से भी पहुंचेगी इंडियन एयरफोर्स के जरिए। लेकिन हमने इससे पहले कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे देश में कभी हमें ऑक्सीजन के लिए इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा। इस समय अस्पतालों में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे आप अलग अलग शहरों की तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं ऑक्सीजन के लिए। इससे पहले इस तरह की लाइनें हमने पानी के लिए लगती हुई देखी हैं सुदूर इलाकों में, बड़े शहरों में भी जहां पानी का संकट होता था, वहां लोग इसी तरह पानी के लिए बाल्टियां लेकर लाइन में खड़े होते थे। और आज सोचिए, आज ज़माना ये कलयुग है, और ज़माना कैसे बदल गया है। इससे पहले जब हम पानी के लिए लाइन में लगते थे, आज ऑक्सीजन के लिए लाइन में लग रहे हैं। इन दोनों लाइनों में फ़र्क इतना है, पानी के लिए लोग बर्तन लेकर कतार में खड़े दिखते थे, और ऑक्सीजन के लिए लोगों के पास अब सिलेंडर है। एक कतार में पानी के बर्तन हैं, एक कतार में अब ऑक्सीजन का सिलेंडर है। और ये दोनों ही कतारें हमें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो कई दशकों पहले पानी के मामले में हुआ था, वही अब हवा को लेकर भी हो रहा है। कई दशक पहले जब हमारे देश में पानी बिकना शुरू हुआ था, तब लोगों ने इसे मजाक समझा था, और लोग कहते थे कि पानी खरीदेगा कौन, क्योंकि पानी तो प्रकृति की अनमोल धरोहर है, और इसे बेचने वाला कोई मूर्ख ही हो सकता है, खरीदने वाला भी मूर्ख ही हो सकता है। और हमने पानी को फ्री का माल समझा। फिर वही गलती हमसे हुई, हमने पानी की कीमत को नहीं समझा,
और पानी के लिए लाइन लगती चली गई। फिर हमने हवा की कीमत को नहीं समझा, ऑक्सीजन की कीमत को नहीं समझा और आज ऑक्सीजन के लिए भी लाइन लग रही है। और इससे पहले आपको याद होगा हम एलपीजी गैस सिलेंडर की लाइन में लगा करते थे और अब ऑक्सीजन की सिलेंडर की लाइन में हम लोग लगे हुए हैं। तो ये तीनों लाइन अब आप देख लीजिए, यही है भारत की सच्चाई और इसी से आपको पता चलेगा कि भारत कैसे तरक्की कर रहा है, भारत का समाज कैसे तरक्की कर रहा है और भारत की चुनौतियां कैसे लगातार हर युग में बदल रही हैं। एक तस्वीर है पानी की लाइन की जिसमें पानी के बर्तन रखे हैं लाइन में, दूसरी है गैस सिलेंडर की, ये भी हमने वर्षों तक ये तस्वीरें देखी हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की लाइन, और अब आज की हकीकत है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की ये लाइन जो आप इस समय देख रहे हैं। फ़र्क बस इतना है, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ये समय इतना जल्दी आ जाएगा और इस तरह से आएगा कि ऑक्सीजन के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा। हमारे देश में लोग अक्सर कहते हैं एक से भले दो। आज हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, एक से भले दो। और आप याद रखिएगा इस बात को, अभी आप अपना मूल मंत्र बना लीजिए अगले कुछ हफ्तों तक या महीनों तक, एक से भले दो। और ये दो क्या होने चाहिए? ये हैं मास्क। अगर आप एक की जगह 2 मास्क लगाएंगे यानी डबल मास्क लगाएंगे तो आप खुद को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से अब भी बचा सकते हैं। और वो कैसे, इसे आप सरल भाषा में अब समझिए ध्यान से। कई नई स्टडीज में यह बात सामने आई है कि इस बार कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है। इसे एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं, यानी हवा के माध्यम से फैलने वाला संक्रमण। इसे आप ऐसे समझिए कि वायरस का जो नया स्ट्रेन है वो माइक्रो यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में है, जो सतह पर गिरने की जगह हवा में काफी देर तक बना रहता है। ऐसे में अगर आपने सही से अपने चेहरे को कवर नहीं किया है तो ये कोरोना वायरस हवा में मौजूद होता है और यह हवा के जरिए, आपकी सांसों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए आपको अब इससे डबल मास्क लगाकर ही बचना होगा। इससे बचने के लिए आपको डबल मास्क यानी एक के ऊपर एक 2 मास्क पहनने हैं। सीडीसी के एक नए अध्ययन में बताया गया है कि अगर लोग 2 मास्क पहने तो इससे कोरोना के मामलों में 96.4% की कमी आ सकती है। यानी 2 मास्क लगाने से आप बहुत आसानी से संक्रमित नहीं होंगे। और सबसे अहम बात यह कि अगर आप भीड़ वाले इलाके में हैं तो भी डबल मास्क आपको कोरोना वायरस से बचाने में बहुत ही मददगार होगा। तो एक बात जान लीजिए, जब भी घर से बाहर निकलिए, खास तौर पर ऐसी जगह पर जहां बहुत भीड़ भाड़ है, तो अब 1 मास्क से काम नहीं चलेगा। अब आपको 2 मास्क पहनने पड़ेंगे और यही आपकी सजा है। क्योंकि पिछले 1 वर्ष में अगर आप ध्यान से रहे होते, अगर आपने उस 1 मास्क को भी 24 घंटे पहना होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब सजा आपकी डबल हो चुकी है। अब 1 नहीं 2 मास्क पहनने पड़ेंगे। वो ऐसे कि जब आप 2 मास्क पहनते हैं तो इससे आपके नाक और मुंह पर 6 या उससे ज्यादा लेयर्स का एक कवच बन जाता है। क्योंकि अभी जितने भी मास्क बाजार में आ रहे हैं वो 3 लेयर वाले मास्क हैं। डॉक्टरों का मानना है कि वायरस मास्क की 6 लेयर्स तक को भेद कर आपके मुंह और नाक तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए 1 नहीं, अब आपको 2 मास्क लगाने चाहिए। फिलहाल भारत में जो मास्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें पहला है सर्जिकल मास्क, दूसरा है कपड़े का बना हुआ मास्क और तीसरा है N95 मास्क। नई स्टडीज में पता चला है कि अगर आप N95 मास्क पहनते हैं तो 2 मास्क लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप N95 से काम चला सकते हैं क्योंकि इसमें वायरस के माइक्रो ड्रॉपलेट्स के जाने का खतरा कम होता है। लेकिन अगर आप सर्जिकल मास्क या कपड़े वाला मास्क पहन रहे हैं तो आपको 2 मास्क ही लगाने चाहिए। इसके अलावा मास्क की फिटिंग बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि मास्क आपके मुंह और नाक दोनों को बहुत अच्छी तरह से कवर करे, ढक कर रखे। अभी आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनका मास्क खिसक कर नाक से नीचे चला जाता है। वो 1-2 बार तो इसे ऊपर करते हैं लेकिन फिर थक कर मास्क को वहीं छोड़ देते हैं और इससे उनके संक्रमित होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मास्क की फिटिंग बहुत जरूरी है। इसे आप इस तरह से समझिए कि अगर आप मीडियम साइज की शर्ट पहनते हैं और आप बाजार में जब जाएं और दुकानदार आपको डबल एक्सेल की शर्ट दे दे, यानी आपके साइज से कहीं ज्यादा बड़ी शर्ट दे दे, तो क्या आप उसे पहनेंगे? शायद आप नहीं पहनेंगे क्योंकि वो साइज आपका है ही नहीं।
यानी जैसे कपड़ों की फिटिंग जरूरी है, ठीक वैसे ही आपके मास्क की फिटिंग भी उतनी ही जरूरी है। ऑक्सीजन के बारे में हमने आपको बताया अभी, और शुरू में जो हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की कमी बहुत हो गई है, लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये सब बातें हम आपको कई दिन से बता रहे हैं। शमशान घाट में वेटिंग चल रही है, कब्रिस्तान में वेटिंग चल रही है, ये सब बातें भी आपको बता रहे हैं। लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। इसलिए हम आपको कुछ सकारात्मक बातें आजकल हर रोज कोशिश करते हैं कि हम बताएं और आपको सॉल्यूशन भी दें। अब आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और आप तो जानते हैं आजकल ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है और आप अभी भी ऐसी स्थिति में हैं कि आप खुद कोई छोटा मोटा आसन कर सकते हैं, तो अब आपको कुछ बताते हैं कि आप पेट के बल लेटकर अपने शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं अपने घर में रहते हुए। ये एक योगासन है जिसमें पेट के बल लेटने की इस अवस्था को हम प्रोन पोजिशनिंग कहते हैं। इसमें पेट के बल उल्टा होकर लेटना होता है, जिसे आप इस चित्र के जरिए समझ सकते हैं। ये बड़ी स्क्रीन पर आप चित्र देखिए। आपको इस तरह से लेटना है, और इस योगासन को लेकर भी आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के दुष्प्रचार चल रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि आजकल आप जिससे भी मिलते हैं, हर व्यक्ति कोरोना वायरस से बचने की कोई ना कोई विधि लेकर अपनी जेब में घूम रहा है। आप किसी से भी बात कीजिए, सुबह उठते ही किसी को भी फोन कीजिए, किसी से भी मिलिए, हर व्यक्ति एक नया नुस्खा लेकर आपके सामने आ जाएगा। और सब लोग आजकल डॉक्टर बने हुए हैं, सब लोग आजकल वैज्ञानिक बने हुए हैं, और हर व्यक्ति आपको ये बताता है कि कोरोना वायरस से कैसे बचना है और उसके पास कौन सा नया नुस्खा आया है। लेकिन हम आपको सही बात बताना चाहते हैं, इस योगासन के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो ये वायरस उस व्यक्ति के शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान उसके फेफड़ों को पहुंचाता है। इसलिए फेफड़ों का ध्यान रखिए, लंग्स का। गंभीर मामलों में कोरोना वायरस से लंग्स की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और इसी की वजह से ऑक्सीजन लेने में यानी सांस लेने में आपको परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए कई तरीके अपनाते हैं और प्रोन पोजिशनिंग भी उन्हीं में से एक है जो आप अभी देख रहे हैं। इस अवस्था में जब कोरोना का कोई मरीज पेट के बल लेटता है तो इससे फेफड़ों में निष्क्रिय पड़ी कोशिकाएं दोबारा काम करने शुरू कर देती हैं। डॉक्टरों की भाषा में कहें तो इससे लंग्स की इलास्टिक प्रॉपर्टीज पहले की तुलना में बेहतर हो जाती हैं और इससे फेफड़ों की कोशिकाएं भी थोड़ा सा खुल जाती हैं और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप घंटों तक इसी अवस्था में लेटे रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस अवस्था में 30 मिनट से 2 घंटे तक ही लेटना चाहिए, जितना आप कर पाएं उतना। और ज्यादा अच्छे नतीजों के लिए आप 4 से 5 तकियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें एक तकिया आपको अपने सिर के नीचे लगाना है, 1 या 2 तकिए अपनी चेस्ट यानी छाती के नीचे लगाने हैं और एक तकिया दोनों पैरों के नीचे आपको रखना चाहिए। प्रेगनेंसी, नसों में खून के थक्के जमने और दिल की बीमारी में डॉक्टर इस अवस्था में लेटने की सलाह नहीं देते, इसलिए आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा खाना खाने के आधे घंटे बाद तक आपको इस तरह की एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब आपको 5 आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि भारत में कोरोना वायरस का संकट कितना गंभीर इस समय है। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में 3,32,921 नए मामले दर्ज हुए हैं और 2,263 लोगों की मौत हुई है। ये हैं आंकड़े। इनमें से 82% मौतें सिर्फ 10 राज्यों में हुई हैं, जिनमें 568 मौतों के साथ सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और दूसरे राज्यों के नाम भी इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 10 राज्यों के मामले हैं और टोटल हमारे देश में जितनी मौत हुई हैं उनमें से 82% मौत इन्हीं 10 राज्यों में अभी तक हुई है। इसके अलावा कुल नए मामलों में से 75% नए मरीज भी इन्हीं 10 राज्यों में मिले हैं। तो स्थिति जो है वो इन राज्यों में सबसे ज्यादा गंभीर है। तो
आप ये मानकर चल सकते हैं कि पूरे देश में नहीं बल्कि इन 10 राज्यों में स्थितियां ज्यादा गंभीर हैं। बहुत से लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेस्टिंग की स्पीड अब बहुत स्लो कर दी गई है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह दावा भी गलत है। और इन आंकड़ों से आप समझिए, 10 अप्रैल को भारत में 10 लाख लोगों पर 850 टेस्ट हो रहे थे। पर 10 लाख पीपल 850 टेस्ट हो रहे थे हर 10 लाख लोगों पर, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 1261 हो गई है। हर 10 लाख लोगों पर अब 1261 टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि पिछले 13 दिनों में देश में कोरोना मरीजों का पॉजिटिविटी रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। 10 अप्रैल को यह 12.39% था और अब ये 19.12% हो चुका है। यानी कुल जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें से लगभग 19 या 20% जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसका मतलब है हर 5वां व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है। जिन राज्यों में संक्रमण खतरनाक रफ्तार से फैल रहा है उनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और कर्नाटक सबसे ऊपर हैं, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले इन आंकड़ों में भी देखा था। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण आप अपने आप से भी ज्यादा अब अपने बच्चों को लेकर चिंतित होंगे। आप सबको ये लगता होगा कि आपके बच्चों में यह वायरस अगर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, और यह सोचकर भी आप डर जाते होंगे। तो आपके लिए आज एक अच्छी खबर है, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने वाली फार्मा कंपनियों का काम अब अंतिम चरण में है। इस पर रिसर्च चल रही है, ट्रायल चल रहा है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक या उससे पहले भी बच्चों को भी अब वैक्सीन मिलने लगेगी। लेकिन पहले हम आपको इजराइल की एक खबर बताना चाहते हैं जो आपको इस परेशानी भरे हालात में थोड़ा सा राहत देगी। इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां 18 साल से ज्यादा उम्र के अधिकतर लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है और उसने अपने देश में मास्क लगाने की पाबंदी भी अब हटा दी है। वहां जल्द ही 12 से 15 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा और वो अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग से वैक्सीन के इस्तेमाल करने की इजाजत मिलने का इंतजार कर रहा है। यह परमिशन मिलने के बाद इजराइल पहले राउंड में हाई रिस्क कैटेगरी के 600 बच्चों का वैक्सीनेशन करवाएगा और इसकी सफलता के बाद सभी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा, 18 साल से नीचे के बच्चों का। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में 20 वर्ष से कम उम्र के लोग काफी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। देश में मिलने वाले कुल कोरोना वायरस केसेस में से 2.73% बच्चे 10 साल से भी कम उम्र के हैं, जबकि 11 से 20 साल की उम्र के 8.72% केस मिले हैं। और अभी 21 अप्रैल तक 20 साल से कम उम्र के 10,57,000 केस मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के अनुसार इस साल 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र में कोरोना से 11 से 20 साल की उम्र के 99,000 केस मिले, जबकि 11 साल से कम उम्र के 38,000 बच्चे इसका शिकार बने। यानी मात्र 2 महीनों में कुल केसेस में 20 साल से कम उम्र के लगभग 9% केस मिले हैं, जो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चे सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में आते हैं, यानी ये संक्रमण को ज्यादा तेजी से फैलाते हैं। इसलिए बच्चों का वैक्सीनेशन जल्दी होना चाहिए जिससे इन्हें सुरक्षित किया जा सके। हमारे देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन भी 1 मई से शुरू हो जाएगा। इसलिए अब बच्चों की बारी है और हमने इस बारे में कुछ एक्सपर्ट से भी बात की है। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। बट अब जो हमारे पास नए डेटाज आए हैं, WHO की भी जो उन्होंने भी रिलीज किया है कि लगभग 29% जो है वो बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं इससे टोटल पॉपुलेशन में। और भारत बायोटेक हो गया, फाइजर है, इन सब लोगों ने अब ट्रायल अपने स्टार्ट किए हैं बच्चों के ऊपर, जिससे कि ये वैक्सीन उन लोगों को भी लग सके जो हमारे बच्चे हैं, जो यंग एडल्ट्स हैं, और वो भी इसका फायदा उनको भी मिल पाए। और इस ट्रायल का जैसा बताया गया है कि बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने में बच्चों के लिए भी हमारे पास वैक्सीन तैयार हो जाएंगी, तो डेफिनेटली उससे फायदा सबको मिलेगा और हमारी जो ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन है वो सबको
का एक कवरेज मिलेगा पिछले साल कोविड में कि बहुत कम इफेक्टेड हुए थे या उनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा था, सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं थे। डेफिनेटली जब वैक्सीन लग जाएगी तो हो सकता है कि इसमें हमें ना के बराबर ही कोई मोर्टेलिटी या कोई और दिक्कत देखने को। बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल फाइजर कंपनी अब पूरा कर चुकी है, जिसे वो जल्द ही बाजार में उतार देगी। और उसका कहना है कि ये 12 से 15 साल के बच्चों पर 100% प्रभावी है। इसमें 2260 बच्चों को शामिल किया गया था और देखा गया कि वैक्सीन लगाने से इन बच्चों में कोरोना संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों में बड़ों के मुकाबले काफी ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं, इसलिए ये 100% इफेक्टिव है। मॉडर्ना की वैक्सीन भी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतिम चरण में है, जबकि एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में 6 साल से 17 साल की उम्र के बच्चों पर अपनी टेस्टिंग शुरू कर दी है। यानी ये सारी दवाई बनाने वाली कंपनियां अब बच्चों पर अपनी टेस्टिंग कर रही हैं। और चीन भी इस बारे में अपनी रिसर्च कर रहा है और चीन की कंपनी भी इस बारे में अपने ट्रायल्स कर रही है और उनका कहना है कि उसकी वैक्सीन 3 साल से ऊपर के बच्चों पर 100% इफेक्टिव है। और आखिर में अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसमें आपको यह पता चलेगा कि एक बड़ी कंपनी कैसे 2 देशों में अलग अलग नीतियां अपनाती है और 2 देशों की सरकारें भी एक ही कंपनी को लेकर कैसे अलग अलग नीतियां अपनाती हैं। आज हम आपको 2 देशों की सरकारों के इन्हीं 2 अलग अलग रवैयों के बारे में बताएंगे। इस खबर में आपको दिखाएंगे कैसे एक कंपनी एक देश में तो अपनी मनमानी करती है, जबकि दूसरे देश में जाकर वो बिल्कुल सीधी हो जाती है और माफी मांगना शुरू कर देती है। ये उन सरकारों के रवैये के ऊपर है कि वो कंपनी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपने टेस्ला कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। टेस्ला के जो मालिक हैं वो एलॉन मस्क हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उनकी ऑटोमेटिक कार जब अमेरिका में दुर्घटनाग्रस्त होती है, सेल्फ ड्राइव वाली कार, तो उसकी जांच शुरू हो जाती है। लेकिन वही कार जब चीन में जब उनकी कंपनी केवल अपने ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर पाती, तो वही कंपनी वहां माफी मांगती है और चीन की सरकार उसे स्वीकार नहीं करती। पहले हम आपको उस महिला का वीडियो दिखाते हैं जो इस समय चीन में चर्चा का विषय बनी हुई है। चीन में इस समय शंघाई ऑटो शो चल रहा है, जहां एक महिला टेस्ला कार की छत पर चढ़कर बार बार ये चिल्ला रही थी कि टेस्ला ब्रेक्स लॉस्ट कंट्रोल। चीन में ये वीडियो वायरल हो गया और टेस्ला को इस पर माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि ये महिला का ये कहना था कि इसके पास टेस्ला गाड़ी है और टेस्ला गाड़ी बिल्कुल बेकार है और टेस्ला गाड़ी में ब्रेक्स नहीं लगते और ये परेशान है और कंपनी इसकी परेशानी दूर नहीं कर रही। और उसका ये जो वीडियो है ये पूरे चीन में वायरल हो गया। ये वीडियो वायरल हुआ तो चीन की सरकार ने इसका संज्ञान लिया और चीन की सरकार ने टेस्ला को चिट्ठी लिखी और कहा कि वो उपभोक्ताओं के साथ, चीन में अपने उपभोक्ताओं के साथ उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है और चीन में उसके जो कस्टमर्स हैं वो खुश नहीं हैं और चीन की सरकार ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। और इसके बाद टेस्ला ने तुरंत चीन की सरकार से माफी मांग ली। और टेस्ला के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अपनी एक नई कार के मॉडल की लॉन्चिंग के समय भी उन्होंने कार पर एक बॉल फेंकी थी, जिससे वो बुलेट प्रूफ कार का शीशा टूट गया था और इसके लिए उनकी काफी आलोचना हुई थी। और कंपनी ये कह रही थी कि ये कार बहुत मजबूत है, लेकिन जब इस पर लोहे की एक बॉल फेंकी गई
तो कार का शीशा टूट गया था। तो टेस्ला के बारे में जो बड़ी बात है वो ये कि टेस्ला अपनी ड्राइवरलेस कार लॉन्च कर रही है बाजार में, और अमेरिका में उनकी ये ड्राइवरलेस कार कई दुर्घटनाएं कर चुकी हैं जिनमें कई लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका की सरकार ने टेस्ला पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है, और जब उनकी ड्राइवरलेस कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें लोग मारे गए, तब भी टेस्ला ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यानी वहां ना तो उन्होंने अपनी गलती मानी ना ही माफी मांगी। लेकिन चीन की सरकार ने जब टेस्ला को लिखा कि हमारे कस्टमर्स आपसे खुश नहीं हैं, तो टेस्ला बिल्कुल बदल गई। टेस्ला ने सबसे पहले माफी मांगी और उसके बाद भी चीन की सरकार अब उससे खुश नहीं है। ये दुनिया भर की सरकारों के लिए सीखने वाली बात है कि टेस्ला जैसी कंपनी को कैसे झुकाना है अपने कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स के लिए सीखने वाली बात यह है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और आप उससे खुश नहीं हैं और वो कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता है, जैसे इस महिला ने लिया जब ये गाड़ी की छत पर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि टेस्ला की कार बेकार है, और कैसे ये वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो का संज्ञान चीन की सरकार ने ले लिया। तो सरकारों को भी इसमें सीखना चाहिए और जो कस्टमर्स हैं उनको भी सीखना चाहिए कि अगर वो किसी प्रोडक्ट से खुश नहीं है तो बड़ी बड़ी कंपनियों पर दबाव डालने का ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। और टेस्ला जैसी जो कंपनियां हैं, ये भी आपने देख लिया कि अमेरिका में तो टेस्ला मनमानी कर रही है, लेकिन चीन जैसे देश में टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी बिल्कुल सीधी हो गई और तुरंत माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.